बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की 17वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। और वो दौड़ने लगी थी, उसकी वजह से मैं तेज दौड़ नहीं रहा था, फिर भी भाग रहा था। मैं दानिस्ता किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, वरना उनको रोकना क्या मुश्किल था। हम भागते हुए एक इमारत में दाखिल हो गए। इंसान ही इंसान का सहारा होता है। उनसे बचने के लिए इमारत के मकीनों का सहारा मिल सकता था, मगर ये ख्याल भी खाम साबित हुआ। खुले हुए बड़े गेट से अंदर आते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो इमारत गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होती होगी, क्योंकि तमाम दरवाजे बंद थे। हम सीढ़ियों के नीचे जाकर दुबक गए। हमें छुपते हुए एक नौजवान ने देख लिया था, शायद वहाँ का चौकीदार था। कौन है बे, कहता हुआ हमारी तरफ लपका था। उसकी वजह से हमें अपनी पनाहगाह छोड़नी पड़ी। हम बाहर निकल आए। उसने एक नजर रेखा पर डाली। रेखा का चेहरा तो खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो कुछ कहता कि मेरी नजर उसके अकब में पड़ी और मैंने जोर से कहा, बचना। मेरी आवाज पर वो झटके से बैठ गया। उसका बैठना उसकी जिंदगी की जमानत बन गया। अकब में खड़े शख्स ने बजाली चला दी थी। नेपालियों का मखसूस वजनी खंजर उसके सर के ऊपर से होता हुआ पानी के पाइप पर पड़ा और पाइप में सुराख कर गया। सुराख होते ही तेज शोर के साथ पानी की धार खंजर वाले के चेहरे पर पड़ी और वो घबरा कर पीछे हट गया। बचाओ! रेखा हलक फाड़ कर चीखी और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसी दौरान दूसरा भी अंदर आ गया। वो तेजी से रेखा के पीछे लपका। रेखा खौफ के आलम में इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी जैसे हवा में उड़ रही हो। नौजवान उस चाकू वाले से गुत्थम गुत्था था। मैंने एक नजर उस पर डाली थी, फिर उसकी तरफ लपका था जो रेखा को पकड़ने की कोशिश में था। 6ठी 7वीं सीढ़ी पर मैंने तो उसे जा लिया था और हाथ बढ़ाकर पूरी कुव्वत से उसे नीचे खींच लिया था। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा था और उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक जोरदार लात मार दी। वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। आगे बढ़ने का रास्ता बंद देखकर रेखा दोबारा नीचे आ रही थी। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और सीधा उस शख्स पर कूद गई। उसका पैर हुंडे के चेहरे पर पड़ा था। सैंडल की हील से उसके होंठ फट गए थे। रेखा भी गिरी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठा लिया था और बाहर भागने को कहा था। फिर नौजवान की मदद के लिए आगे बढ़ा था, मगर वो मेरी मदद का मोहताज नहीं रहा था। खंजर वाले ने उसकी शहरक काट दी थी और अब वो तड़प रहा था। रेखा बाहर निकल चुकी थी, इसलिए मैंने भी बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। बाहर निकलकर देखा रेखा काफी आगे जा चुकी थी। वो जी जान लगाकर दौड़ रही थी। मैंने चीख कर कहा, और तेज दौड़ो। खुद भी तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगा था। कुछ दूरी पर 2-3 लोग खड़े नजर आए। मेरी हिम्मत सवा हो गई कि अब वो कातिल मेरा पीछा छोड़ देगा। मैं रेखा के पीछे मजीद तेज दौड़ने लगा, मगर इसे इत्तेफाक कहिए या किस्मत की सितम जरीफी कि वो भागते भागते लड़खड़ा कर गिरी। उसके गिरते ही 2-3 आदमी अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ लपके। मुझ में और उसमें 60-70 मीटर का फासला था। इतना ही फासला मुझ में और उस ताकुब करने वाले के दरमियान था। मेरी नजर रेखा पर थी, जो शायद बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जहाँ वो गिरी थी वहाँ हल्के पावर का बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में मैंने देख लिया था कि वो सेनेट जॉइंट्स एम्बुलेंस सर्विस का बूथ है। उसे उठाने वालों ने बगैर एक लम्हा जाया किए उसे एम्बुलेंस में डाला था और एम्बुलेंस शोर मचाती हुई आगे बढ़ गई थी। रेखा को कहाँ ले जाया जा रहा है ये पूछने का मौका नहीं था। खुद मेरी जान खतरे में थी, इसलिए मैं आगे की तरफ दौड़ता चला गया। इतना एहसास जरूर हो गया था कि वो महफूज हाथों में पहुंच गई है। अब सिर्फ मुझे कातिल से बचना था। दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा था, वो कातिल हनूज ताकुब में था। तभी मेरे दिल में एक अंदेशे ने सर उठाया कि कहीं एम्बुलेंस वाले भी विक्टर के साथी ना हो। इसी ख्याल ने दहला दिया था, मगर मैं रुका नहीं, दौड़ता ही रहा। भागते भागते मैं एक चौरंगी पर पहुंच गया था। वहाँ जिंदगी जाग रही थी। कई दुकानें खुल चुकी थी। एक होटल भी नजर आया। होटल में बहुत सारे लोग थे। मैंने होटल के सामने रुककर देखा, पीछे आने वाला उसी सड़क पर रुक गया था। शायद वो भीड़ में आने से कतरा रहा था। मैं क्या करूं? क्या इसे घेरूं? इस ख्याल को अमली जामा पहनाना कि पीछे से आने वाली टैक्सी का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। फिर ड्राइवर से बोला, नजदीक में जो अस्पताल है वहाँ ले चलो। ड्राइवर ने शायद मुझे मरीज समझा और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाते हुए पूछा, दिल में तकलीफ है क्या? नहीं, मैंने मुख्तसर कहा। पेट में? नहीं। जख्मी है क्या? नहीं। फिर क्या मर्ज है? मर्ज नहीं, मैं कुछ और कहता कि उसने ब्रेक दबा दिया। सामने अस्पताल का बोर्ड नजर आया। मैंने नीचे उतरकर किराया दिया, फिर दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हो गया। अस्पताल में आए हुए लोग अक्सर घबराए हुए होते हैं, शायद इसलिए किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। मैं सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। यस, मे आई हेल्प यू? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने शुस्ता अंग्रेजी में कहा, क्या अभी सेंट जॉइन्स एम्बुलेंस के जरिए कोई मरीजा आई है? जी नहीं, ये सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल है। आपने क्या मरीज को यहाँ भेजा था? जी नहीं, वो लोग खुद ही उसे ले गए थे। तब तो सरकारी अस्पताल ले गए होंगे। सरकारी अस्पताल किधर है? मैंने पूछा। सड़क पर निकलकर 2.5-3 फरलांग आगे जाइएगा, उल्टे हाथ पर सड़क मुड़ेगी, उस पर चलते जाइएगा। कुछ दूर जाने के बाद एक और सड़क उस सड़क को क्रॉस करती हुई मिलेगी, फिर आप बाईं जानिब मुड़ जाइएगा। उसी सड़क पर गवर्नमेंट अस्पताल है। थैंक्स कहकर मैं वापस हुआ और बताई हुई सिमत पर चलने लगा।
आगे बढ़ते हुए मैं इधर उधर देख ही रहा था कि कहीं वो कातिल अब भी घात में ना हो, मगर ऐसा कोई मशकूक बंदा नजर नहीं आया था। मैं तेज कदमों से बढ़ता चला जा रहा था। हदायत के मुताबिक सड़क भी बदलता जा रहा था। काफी आगे जाने के बाद गवर्नमेंट अस्पताल का बोर्ड नजर आ गया। मैं उस अस्पताल में दाखिल हुआ ही था कि हर तरफ घंटियां बजने लगी। घंटियां बजने की वजह मुझे बाद में पता चली। कुछ वहाँ के लोगों ने बताई और कुछ रेखा ने। कहानी का तसलसल बरकरार रखने के लिए वो बातें पहले बता दूं। वो पेशावर कातिल था। कुनाई विश्वास नाम था। इत्तफाकन हम उसे नजर आ गए थे और उसने हमें खत्म करने का सोचा, मगर मैं उसके हाथ ना आया। रेखा को उसने सेंट जॉनिस की एम्बुलेंस में सवार कराते देख लिया था, इसलिए वो सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सिवाय स्टाफ के कोई भी बिला वजह इधर उधर नहीं घूम सकता था, इसलिए वो सीधा एक डॉक्टर के रेस्ट रूम में दाखिल हुआ था। उस वक्त डॉक्टर आशुतोष उसी रूम में थे। उसने अंदर दाखिल होते ही उनकी शहरक पर छुरी फेर दी थी। फिर उनकी लाश को बाथरूम में डालकर उसने उनका सफेद कोट पहन लिया था। आंखों पर उनका चश्मा भी चढ़ा लिया था। फिर स्कोप हाथ पे लेकर कमरे से बाहर आ गया था। कोट और चश्मे की वजह से उसकी शख्सियत में नुमायां तब्दीली आ गई थी। उसने काउंटर से मालूम कर लिया था कि अभी एम्बुलेंस से जो लड़की आई है उसे चौथी मंजिल के एक कमरे में रखा गया है। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ कोई और डॉक्टर या नर्स आ जा नहीं रहा था, वरना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, मगर लिफ्ट ऊपर थी, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा। आधे मिनट बाद लिफ्ट नीचे आई और दरवाजा खुल गया। वो अंदर चला गया। फिर उसने चौथी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो एक झटके से ऊपर उठी, मगर फौरन ही रुक गई। उसने पैनल बोर्ड की तरफ देखा। 2 का हिस्सा रोशन था। इसका मतलब ये था कि उसे दूसरी मंजिल पर किसी ने रोका था। दरवाजा खुला तो गुंडे के बकौल उसके असाब में खिंचाव पैदा होने लगा। अगर आने वाला मजाहमत ना करता तो इसे भी ठिकाने लगाना जरूरी था, मगर दाखिल होने वाली एक नर्स थी, खूब मोटी ताजी। उसके आते ही दरवाजा बंद हो गया। वो नर्स बातूनी मालूम होती थी। वो बुड़बुड़ा रही थी, जान मुसीबत में आ गई है, जिसे देखो मुआयना कराने चला आता है। सिफारिश ने गोया घर देख लिया है। जो आता है किसी न किसी मंत्री का वजीर होता है। नर्स की बुड़बुड़ाहट से उसे नागवारी लग रही थी। उसके दिल में आया कि वो नर्स की जुबान काट कर फेंक दे। जेब में रखे धुधारी खंजर के दस्ते पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। मगर 2 मंजिल बाद लिफ्ट रुकी तो वो नर्स उतर गई और कनाई ने इत्मीनान की सांस ली, मगर उतरने से गुरेज किया। वो नर्स को किसी शको शुबे का मौका नहीं देना चाहता था। छठी मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो वो बाहर आ गया। उसने उसी मंजिल का बटन दबाया था। वो लिफ्ट से बाहर आ गया। वो नर्सिंग फ्लोर था। वहाँ बहुत सी छोटी छोटी ट्रॉलियां रखी हुई थी। सामने ही नर्सों का कमरा था। वहाँ तक जाना खतरे से खाली ना था, इसलिए उसने कतार में से एक ट्रॉली निकाली और दोबारा लिफ्ट में सवार हो गया। वो चंद मिनट बाद चौथे फ्लोर पर था। बाएं जानिब 4 कमरे दिखाई दिए। उसे जिसकी तलाश थी वो उनमें से किसी एक में थी। वो अभी फैसला नहीं कर पाया था कि किधर जाए। तभी कमरा नंबर 1 का दरवाजा खुला और हेड नर्स बाहर आई। वो यकीनन वहाँ मरीजों का मुआयना कर रही थी और उसके वहाँ मौजूद होने का कोई जवाब नहीं था। नर्स की नजरें उससे चार हुई तो उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। इमरजेंसी, उसने नर्स की तरफ देखते हुए कहा। नंबर 4 ने बुलाया है, और वो 4 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर 4 कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। इत्तफाक से वो कमरा खाली था और वहाँ उस वक्त कोई मरीज नहीं था। उसने दरवाजे में दरार पैदा की और उससे नर्स को देखने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। वो लपक कर तीसरे कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर दराज थी। वो कोई और है ये देखकर वो वापस मुड़ा। फिर 2 नंबर कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर खाली था। अभी वो खड़ा कमरे का जायजा ले ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और रेखा बाहर आ गई। रेखा ने भी उसे देख लिया था। उसने चीख मारी और वापस बाथरूम में दाखिल हो गई। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी कि वो कातिल उस तक पहुंच गया और दरवाजे को धकेलने लगा। दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा था। अंदर से रेखा कुव्वत लगा रही थी तो बाहर से कातिल। फिर उस कातिल ने खंजर निकाला और दरवाजे पर मारने लगा। रेखा मुसलसल चीख रही थी। उसने देख लिया था कि खंजर बार बार प्लाईवुड के दरवाजे में सुराख बना रहा है। फिर कातिल ने भारी बूट से ठोकर मारना शुरू कर दी। उस ठोकर से बाथरूम गूंज रहा था। बेपनाह खौफ की वजह से रेखा दूसरे दरवाजे को देख नहीं पाई थी। ये 2 कमरों के दरमियान में बनाया हुआ बाथरूम था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान दूसरे दरवाजे की तरफ गया वो इधर लपकी और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। उस दरवाजे के बाहर कोई भारी चीज रखी हुई थी शायद, इसलिए दरवाजा खुल गया। वो दरवाजे से अड़े हुए स्ट्रेचर के नीचे से होकर निकल गई और फिर गलियारी में निकल गई। वो बहुत तेज दौड़ रही थी, चिकने फर्श पर तूफानी रफ्तार से। उसका पैर रपट गया और वो फिसलती चली गई, मगर मौत के खौफ ने उसे फिर से खड़े कर दिया और वो दोबारा दौड़ने लगी। तभी उसकी नजर अलार्म पर पड़ी और उसने सैंडल उतारकर हाथ में लिया। फिर जोर जोर से शीशे पर मारने लगी। शीशा टूटते ही उसने बटन दबा दिया। पूरा अस्पताल अलार्म से गूंजने लगा। कौन सा खतरा है ये जानने के लिए तमाम कमरे खुल गए। लोग गलियारी में निकल आए। मैं उसी वक्त अस्पताल में दाखिल हुआ था और अफरा तफरी की वजह जानने के लिए गलियारी में आ गया था। रेखा की नजर मुझ पर पड़ी तो वो तीर की तरह मेरी तरफ लपकी और मेरी गर्दन में बाहें डालकर झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाकर मैं ड्यूटी रूम की तरफ भागा था कि शोर सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा, कातिल को 6-7 वार्ड बॉय घेर कर
डंडों से पीट रहे थे। तभी एक शख्स दौड़ता हुआ मेरे बराबर से गुजरा और ड्यूटी रूम में दाखिल हो गया। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो डॉक्टर से कह रहा था, गणेश को एक शख्स ने चाकू मारा है, चाकू वाले को गणेश के साथी मार रहे हैं। डॉक्टर अपनी जगह से उठा था कि मैंने कहा, सर पहले इसे देख ले। डॉक्टर ने मुआयना करते हुए कहा, ये तो रूम नंबर प्राइवेट विंग की मरीजा है, इसे क्या हुआ है? किसी ने इसे खौफजदा कर दिया है सर। डॉक्टर ने जरूरी इंजेक्शन लगाकर कहा, इन्हें कमरे में पहुंचा दें। मगर जैसे ही वो होश में आई, मैंने सरगोशी में कहा, बस निकल चलो। फिर हम दोनों सबकी नजरें बचाकर बगैर डिस्चार्ज लिए बाहर निकल आए। किस्मत अच्छी थी, खाली टैक्सी भी मिल गई। इसे कहते हैं किस्मत की खूबी, ख्वामख्वाह की दौड़ लग गई। ये सब तुम्हारी किस्मत का कसूर है, रेखा ने तपे हुए लहजे में कहा। ऐसा लगता है हादसा तुम्हारे ताकुब में चलते हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो और वापस चली जाओ। मैंने चुटकी ली, विक्टर की तरह पता नहीं और कितने दुश्मन हैं मेरे। अब क्या जाना, अपना मरना जीना तो अब तुम्हारे साथ ही है। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, ये जानते हुए भी कि मैं मुसलमान हूँ। फिर बकवास की तुमने, तुम मेरे जीजा हो, बहनोई, मोहम्मदीन नहीं हो सकता है मैंने धर्म बदल लिया हो। ऐसी बातें करके तुम मेरे जिस्म में आग लगा देते हो। भगवान के लिए अब इस बार मुझे मत छेड़ो। कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। टैक्सी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। फासला तय होता रहा और हम अलीपुर पहुंच गए। बंगले में पहुंचकर मैं सीधा अपने रूम में दाखिल हुआ और चिटखनी बंद करके लेट गया। रेखा से बचने का यही एक तरीका था। मुझे यकीन था कि वो खुद भी बहुत थकी हुई है, इसलिए बिस्तर पर गिरकर सो जाएगी। मगर 30% ये भी चांस था कि वो सोने के लिए मेरे कमरे में न घुस आए। मगर ऐसा कुछ न हुआ। बिस्तर पर गिरते ही मैं खुद भी बेखबर हो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो फोन की घंटी को बजते हुए पाया। करवट बदल ही रहा था कि मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब गुलफाम था। उसने बगैर सलाम दुआ किए कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके कलकत्ता से निकल जाओ। खैरियत? मैंने पूछा। खैरियत ही तो नहीं है, सीबीआई वाले तुम्हारे बारे में तफसीलात मालूम करते फिर रही हैं। मैंने इकबाल को टिकट लाने भेज दिया है, तुम सीधा हावड़ा स्टेशन पहुंचो। मगर मुझे जाना कहाँ है? मैंने पूछा। बम्बई भिंडी बाजार में मेरा यार सलमान है, वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का इंतजाम कर देगा। वक्त कम है, कहकर उसने लाइन मुनक़ता कर दी। मैं एक नई उलझन में फंस गया था। सीबीआई वाले पीछे लगे हैं तो इतनी आसानी से तो जान नहीं छोड़ेंगे, उनसे बचते ही रहना अक्लमंदी है। मगर इससे भी अहम मसला ये है कि लड़कियों से कैसे छुटकारा हासिल करूं। इन दोनों का क्या करूं? तभी दिमाग ने एक मशवरा दिया, इन दोनों को ले जाकर के सिनेमा हॉल में बिठा दूंगा और दरमियान में किसी बहाने से बाहर आ जाऊंगा। जब तक फिल्म खत्म होगी वो लोग वहीं बैठी रहेंगी। इतनी देर में मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगा। सीधा हावड़ा स्टेशन पहुंचूंगा। इकबाल को गुलफाम ने हावड़ा भेज ही दिया है। हम स्टेशन पर ट्रेन पर सवार हो जाएंगे। जाते जाते गुलफाम को कह जाएंगे कि इन दोनों को कहीं न कहीं सेट कर दे, किसी से शादी करा दे। रेखा अगर किसी मुसलमान से चाहे तो मुसलमान से करवा दी जाए, वरना किसी हिंदू को उसे सौंप दे। इसलिए 9 से 12 वाले शो में चलने के लिए कहा कि वो तैयार होने लगी। मगर तमाम प्लानिंग धरी की धरी रह गई। रशीदा तैयार हो गई थी। उसे तैयार होने के लिए रेखा से कपड़े दिलवा दिए थे। रेखा ने नाक भौं चढ़ाकर साड़ी ब्लाउज दिए थे। उसे मेकअप का शौक नहीं था, इसलिए जरा की जरा देर में तैयार हो गई थी। जबकि रेखा अभी भी सिंगार मेज के सामने बैठी थी। अब ये मेकअप जारी था कि बाहर से धमाके की आवाज आई। ये गोली चलने की आवाज थी। उसी वक्त बाहर वाले कमरे में मुतय्यन गुलफाम के एक आदमी ने अंदर आकर कहा, भाई विक्टर के आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। आप लड़कियों के साथ पिछली तरफ से निकल जाइए, हमारे पास नफरी कम है, फिर भी इन्हें उलझाने की कोशिश करते रहेंगे। मैंने फरार के बजाय मुकाबले का कहा तो वो बोला, नहीं जनाब, भाई को पहले ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ जरूर होगा, इसलिए हम दोनों को यहाँ ठहराया था। उनका हुक्म है कि आपको पहले ही फरार करा दिया जाए, क्योंकि आपके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व करा दी गई है। आप सीधा हावड़ा पहुंचे। उसके जोर देने पर हम अकबी दरवाजे से लॉन में निकले। मेरे साथ रेखा और रशीदा भी थी। रेखा मुतमईन जबकि रशीदा घबराई हुई थी। उसी वक्त फिर फायर हुआ था। ये फायर कमरे की खिड़की से किया गया था। जवाब में भी गोलियां चली थी। दोनों तरफ से हैंडमेड पिस्तौल की गोलियां चल रही थीं, जिससे एक वक्त में एक ही फायर होता है। मुझे ठिठकते देखकर रेखा ने टोका दिया, खड़े क्यों हो, बाहर चलो। मैंने अकबी दरवाजा खोलने वाले से कहा, तुम जाकर मेन गेट को संभालो, हम खुद निकल जाएंगे। वो वापस दौड़ गया। हम अकबी गली में निकले और तेज कदमों से आगे बढ़े। ये एक लंबी गली थी, गंदी गली, जिसमें लोग कचरा फेंकते हैं। उस गली से एक अमूदी गली मिल रही थी। हम उस गली में दाखिल हो गए। वो गली निस्बतन छोटी थी। जल्द ही मरकजी सड़क पर आ गए। उस सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। मैंने एक खाली टैक्सी को इशारा दिया, वो फौरन ही नजदीक आकर रुक गई। मैंने पिछला दरवाजा खोलकर उन दोनों को बिठाया, फिर ड्राइवर के बराबर में खुद बैठ गया। हावड़ा स्टेशन, मैंने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। मैं जिस मुहिम को इतना अहम समझ रहा था वो इतनी आसानी से सर हो जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं एक बार फिर एक बड़े खतरे से निकल कर आया था। ये भी मेरी खुशकिस्मती की दलील थी। अब इन दोनों का क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा था। एक बार फिर नए शहर अजनबी शहर को मुंतखब किया था। उस शहर में कितने दिन ठहरना है इसका भी नहीं था पता। जो फैसला करना था जल्द करना था। लेकिन टैक्सी हावड़ा ब्रिज पहुंच चुकी थी।
पुल पार करते ही स्टेशन आ जाता। दोनों लड़कियां भी खामोश थीं। ऐसा लग रहा था वो दोनों भी सोचो फिक्र के गर्दाब में हैं। मैं उनको मुखातिब करता कि टैक्सी रुक गई। मैंने नीचे उतरकर किराया अदा किया और गेट की तरफ बढ़ा। खासी गहमा गहमी वाला माहौल था। इतनी भीड़ थी कि मेले का गुमान हो रहा था। ऐसी ही भीड़ को खोए से खोआ छलना कहते हैं। मैं इन दोनों को लेकर गेट की तरफ बढ़ा, तभी रेखा ने पूछा, क्या हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं? हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। यहाँ क्या बुराई है? यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तुम इतने बहादुर हो, अकेले सबको इनकी औकात बता देते हो, फिर डरना क्या? जो भी आएगा तुम उसे मारकर खलास कर देना। खामोशी से चलो, मैंने डांट कर उसे चुप करा दिया। आगे बढ़ते हुए मैं इधर उधर का जायजा भी लेता जा रहा था। तभी मेरी नजर अंडरपास के गेट पर खड़े इकबाल पर पड़ी। वो भी तजस्सुस भरी नजरों से इधर उधर को देख रहा था। जैसे ही हमारी नजरें टकराई, वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ थामकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता चला गया। हम चारों वेटिंग रूम तक पहुंचे। उसने वहां रखी कुर्सियों में से एक पर बैठते हुए कहा, ये भी अच्छा हुआ कि आप रवानगी पर आमादा हो गए। जिस तरह आप हर फड्डे में टांग अड़ा देते हैं ना, ये बात कुछ सही नहीं है। वहाँ तो आप हमेशा के लिए रह जाते हैं। मैंने जवाब देने के बजाय मुस्कुराने पर इक्तफा किया। अब मुझे उम्मीद हो चली है कि अपनी सरजमीन पर बखैरियत पहुंच जाऊंगा, वरना मैं ना उम्मीद हो चला था कि ना इतने पैसे होंगे और ना ही मैं कभी पाकिस्तान पहुंच पाऊंगा। हम दोनों बहुत नीची आवाज में बातें कर रहे थे और दोनों लड़कियां सर झुकाए बैठी थीं, बिल्कुल खामोश। अभी बातों का सिलसिला जारी था कि मैं बुरी तरह चौंक गया। वेटिंग रूम के खुले हुए दरवाजे से डिसाई दाखिल हुआ, वही CID ऑफिसर जिससे उन दिनों मुलाकात हुई थी जब मैं रशीदा के साथ सैर के लिए निकला था। ये कहाँ से मरने आ गया, मैंने दिल ही दिल में कहा। उसने भी मुझे देख लिया था और अब सीधा मेरे पास आ रहा था। मैंने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। उसने मुसाफा करते हुए पूछा, वापस लखनऊ जा रहे हो? मगर कालका मेल का टाइम तो गुजर चुका है, अब तक वो गाड़ी ब्रादौन के पास कर चुकी होगी। नहीं, मैं आसरूम जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। यकायक ये प्रोग्राम खैरियत तो है? बस प्रोग्राम बन गया। बेगम खौफजदा हो गई है? मैंने रशीदा की तरफ इशारा किया। दूसरी औरत कौन है? क्या वो भी आपके साथ है? जी हाँ, वो मेरे दोस्त की बेगम है। मैंने इकबाल की तरफ इशारा किया। ये मोहम्मदीन है? जी हाँ, मगर उनकी बीवी ने तो हिंदुओं के अंदाज में साड़ी बांधी है। बस सिनेमा का असर है। कौन सा पहनावा किसका है, ये फर्क सिनेमा वालों ने बिल्कुल मिटा दिया है। जी बिल्कुल, आप सच कहते हैं, कहकर वो बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इकबाल से कहा, चाय ले आते तो मजा आ जाता। इकबाल खड़ा हो गया। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा था कि मैंने कहा, सुनो। फिर जेब से रुपए निकालते हुए मैं दरवाजे पर जा पहुंचा और रुपए गिनते हुए सरगोशी में बोला, ये CID का बंदा है, मुझे शक है ये मेरा पीछा कर रहा है। ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है, इधर कम लोग आते हैं। मैं इसे यही बेहोश करके बाथरूम में बंद कर देता हूँ। फिर उसे रुपए थमा कर अपनी सीट पर लौट आया। डिसाई बड़े गौर से मेरा जायजा ले रहा था। मैंने पूछा, खैरियत? इतने गौर से क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। ये मेरे लिए नादर मौका था। मैं भी खड़ा हो गया। फिर मैंने सरगोशी में रेखा से कहा, सूरत हाल खतरनाक है, तुम दरवाजे पर पहुंच जाओ, मगर आड़ में रहना, किसी को अंदर आने नहीं देना। जो भी अंदर आना चाहे उसे कहना ये रिजर्व है। रेखा दरवाजे की तरफ बढ़ी और मैं बाथरूम की तरफ। डिसाई दरवाजा बंद करना चाहता था। मैंने फुर्ती से दाहिना पैर बढ़ा दिया। दोनों पलड़े के दरमियान पैर आ जाने से दरवाजा खाक बंद होता। शायद उसके पास कोई हथियार ना था, क्योंकि उसने दरवाजा छोड़कर अपनी कमर में हाथ डाला था कि मैंने हाथ पकड़कर झटका मारा। वो खींचकर मुझसे टकराया। मैंने बाएं हाथ का पंजा उसके चेहरे पर मारा और तेजी से उसके गले में बाजू डालकर कहा, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये मेरी ड्यूटी है। कहकर उसने फिर कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने दोबारा खाली हाथ से पंजा मारा। मैं इसी तरह मार मार कर तुम्हारी जान निकाल दूंगा। सच सच बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये ताकुब तुम्हारी तरफ से था या महकमा जाती था? वो कुछ बोलने के बजाय उसीली नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। तब मैंने मजीद 2 पंच रसीद किए। इसके होंठ फट गए थे, चेहरे पर कई नीले निशान उभर आए थे। अगर अब जुबान न खोली तो गला दबा दूंगा। मैंने पहले ही उसकी गर्दन में बाजुओं का हल्का बनाकर बेबस कर रखा था। जरा सा दबाव बढ़ाया, उसकी सांस रुकने लगी तो वो आजाद होने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। मैं उसके अकब में था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने फिर फुनकारती हुई आवाज में कहा, फटाफट बताओ वरना मैं गला दबा दूंगा। इस बार दबाव बढ़ाया तो वो चिल्लाया, बता रहा हूँ, हाथ ढीला करो प्लीज। मैंने तंग हल्के को ढीला कर दिया। वो बोला, ये इत्तेफाक है कि मैं इस जैली नोट चलाने वाले गिरोह की निगरानी कर रहा था और तुम दरमियान में आ गए। तुम्हारा केस हमारे डिपार्टमेंट में आ चुका है, रिपोर्ट में तुम्हारी तस्वीर भी हैं। एक दिन यूं ही तुम्हारी फाइल देख ली थी, इसलिए तुम्हें देखकर मैं सोच में पड़ गया, मगर जब रशीदा को देखा तो सब कुछ याद आ गया। लेकिन तुमने एक तरह से मेरी लड़ाई लड़ी थी और जिस बहादुरी से लड़ी थी वो काबिले तारीफ थी।
इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और फरार होने का मौका दे दिया कि जिसके पास तुम्हारा केस है वो खुद समझे। तुम्हारा केस स्वलिश भूमक के पास है, वो किस रुख पर तफ्तीश कर रहा है। हमारे महकमे को शक है कि तुम तकरीबकारी के लिए यहाँ आए हो। मेरे बारे में कितनी पेशरफ्त हुई है, कोई खास नहीं। तुम्हारा सही नाम तक पता नहीं चल पाया है। भूमक के इशारे पर विक्टर तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। ये तो इत्तेफाक था कि मैं एक जरूरी काम से स्टेशन आया था कि तुम नजर आ गए। यहाँ आने का मकसद है कि तुम फरार हो रहे हो। अपनी सर्विस से ईमानदार हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि भूमक को आगाह कर दूं। यही सोचकर वायरलेस करने यहाँ आया था। मुझे जो पूछना था पूछ लिया, इसलिए गले पर दबाव बढ़ा दिया। उसे बेहोश करने के बाद मैं मुतमईन नहीं था, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि बात इतनी ऊपर जा चुकी है। ये शख्स बहुत घिनौना है, बहुत कुछ बताकर बहुत कुछ छुपा गया था, इसलिए अभी बहुत कुछ उगलवाना होगा। मैं उसके मुल्क के कानून के दलदल में कितना धंस चुका हूँ, उसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। और उसका इदराक तभी हो सकता है जब हम उसे निचोड़ेंगे, उससे उगलवाएंगे। और उसे उगलवाने के लिए जरूरी है कि उसे किसी महफूज मकाम पर ले जाकर उससे तफ्तीश करें, पूछताछ करें। लेकिन मसला ये था कि उसे स्टेशन से बाहर कैसे निकाला जाए। हावड़ा स्टेशन भारत के उन गिने चुने स्टेशनों में से एक है जहाँ हमा वक्त असादहुम लगा रहता है। खोए से खोआ चलता है। अगर रकाबी खींच कर फेंकी जाए तो दूसरों पर से फिसलती हुई आहर तक चली जाएगी।